आप देखेंगे आज के दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है और आप लोगों का सुझाव था कि हमें न्यूज़ की क्लासें अलग रखनी चाहिए डिस्कशन की, और जो आर्टिकल्स रहते हैं, एडिटोरियल रहते हैं, संपादकीय पाठ रहता है, इसकी अलग क्लास लेनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए शाम के 6 बजे आपकी एडिटोरियल्स वाली क्लास आती है। और भी कोई सुझाव हो, सलाह हो तो आप लोग बता सकते हैं। राजनीतिक अनिश्चितता से घिरा पाकिस्तान, और ये जो संपादकीय पाठ रहते हैं ना, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, इंटरव्यू में, और एक सामान्य जानकारी, हर जगह आपको मदद पहुंचती है इससे। पाकिस्तान अगर आप लोग देखें तो हमारा पड़ोसी है, और ये भी आप लोग जानते हैं कि 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान है। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। और आपने देखा होगा जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था इमरान खान ने, उस समय मैंने आप लोगों से कहा था कि अब इनके साथ कुछ भी हो सकता है। इन्हें अगर फांसी की सज़ा दे दी जाती है तो आपको हैरानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को नेशनल और प्रांतीय असेंबली के चुनाव होने हैं, और नेशनल असेंबली का कार्यकाल गत वर्ष अगस्त में समाप्त हो चुका है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम सरकार ने पाकिस्तानी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चुनाव से पहले त्यागपत्र दे दिया था ताकि कार्यवाहक सरकार गठित हो सके। पाकिस्तान में यही व्यवस्था है कि नेशनल असेंबली भंग होने के 90 दिनों के भीतर कार्यवाहक सरकार के अंतर्गत चुनाव संपन्न होने चाहिए। हालांकि पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने जारी परिसीमन प्रक्रिया के चलते निर्धारित अवधि में चुनाव कराने में असमर्थता जताई थी। आयोग का आग्रह कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह सच्चाई के करीब नहीं था। चुनावों को टालने के पीछे की वास्तविक वजह यही थी कि सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर यह सुनिश्चित करने में लगे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी कि पीटीआई सत्ता की होड़ से बाहर हो जाए, और इमरान खान और पीटीआई को राजनीतिक रूप से पूरी तरह किनारे लगाने के लिए कुछ समय तो चाहिए ही था, और वो समय उन्हें मिल भी गया। जनरल मुनीर और इमरान की भी टकराव पुराना है, और कहते हैं कि यहाँ की राजनीति में यहाँ की सेना का बड़ा हस्तक्षेप रहता है। रहते हुए तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बाजवा को इसके लिए मनाया था कि वह आईएसआई के मुखिया पद से मुनीर को विदा कर दें। आईएसआई प्रमुख का पद पाकिस्तान में रुतबे का प्रतीक माना जाता है। बाद में बाजवा और इमरान के बीच ही समीकरण बिगड़ गए, और बाजवा ने अप्रैल 2022 में इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाई और उनकी जगह पीडीएम सरकार गठित करा दी। पीडीएम असल में इमरान विरोधी दलों का एक गठबंधन है, जिसमें नवाज शरीफ भी की पीएमएलएन, भुट्टो जरदारी परिवार की पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी यानी कि पीपीपी, और मौलाना फजल उर रहमान की जेयूआई एक ऐप शामिल है इसमें। और जब बाजवा को सेना प्रमुख के रूप में मिला सेवा विस्तार नवंबर 2022 में समाप्त हो गया, तब नवाज शरीफ ने सुनिश्चित किया कि शीर्ष सैन्य पद पर असीम मुनीर की ताजपोशी हो, और वह भी तब जबकि उनकी नियुक्ति की राह में कुछ तकनीकी बाधाएं भी थी। नवाज शरीफ इमरान और मुनीर के बीच कड़वाहट से भली भांति परिचित भी थे। उन्हें अनुमान था कि इमरान को सत्ता से दूर रखने के लिए मुनीर किसी भी सीमा तक जाने के से संकोच नहीं करेंगे, और अभी तक नवाज शरीफ सही साबित होते दिख रहे हैं। मुनीर और न्यायपालिका की एक ही प्रकार की जुगलबंदी के चलते इमरान गत वर्ष मई से ही जेल में हैं और कई मामलों में दोषी भी सिद्ध हो चुके हैं, और जिसके लिए उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है, और इसके चलते वह चुनाव लड़ने के लिहाज से भी अयोग्य हो गए हैं। चुनाव आयोग ने पीटीआई का चुनाव चिन्ह क्रिकेट बैट भी जब्त कर लिया है, और इस कारण पीटीआई प्रत्याशियों को निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। यूं तो पूरी चुनाव प्रक्रिया ही कुछ निस्तेज किस्म की है, लेकिन पीटीआई पर रैलियां आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, और उसका चुनाव प्रचार पूरी तरह से इंटरनेट मीडिया के भरोसे है। इमरान खान की छवि को हर संभव तरीके से खराब करने के बावजूद इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि युवा और महिला मतदाताओं के बीच वह खासे लोकप्रिय भी है इमरान। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सेना, अन्य राजनीतिक दलों और न्यायाधीश द्वारा इमरान को किनारे करने की तमाम कोशिशों के बाद भी लोग निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं। पीटीआई प्रत्याशियों के पक्ष में कैसे मतदान करते हैं, और पठान होने के नाते इमरान खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी प्रांत में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। ऐसे में वहाँ उनके समर्थकों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद भी है। पाकिस्तान की सियासी तकदीर का फैसला पंजाब प्रांत ही करता आया है। केपी, सिंध और बलूचिस्तान में नेशनल असेंबली की जितनी सीटें हैं उसमें अधिक अकेले पंजाब में हैं, इसलिए असली राजनीतिक लड़ाई पंजाब में लड़ी जाएगी। इस बीच सेना ने बेसभी दाव भी
चले हैं, जिनसे इमरान की पार्टी के अधिकांश बड़े नेता उनके साथ छोड़ गए और बचे कुचे नेता भारी दबाव में भी हैं। और आप सोचिए कि एक तरफ पूरी सेना खड़ी हुई है और आप सोचिए अलग पार्टियां पड़ी हुई हैं, और एक तरह से आप देखिए इमरान अलग धलक पड़ चुके हैं। वर्तमान में परिस्थितियों में नवाज शरीफ ही मुनीर की पहली पसंद होंगे। नवाज राजनीतिक वनवास के बाद गत वर्ष नवंबर में ही पाकिस्तान लौटे। जब से वह लगातार इमरान पर हमलावर हैं, उन पर लगे सभी प्रतिबंध हट गए हैं। यानी कि आप देखिए इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो गए, और जो जो आप देखेंगे यहाँ के नवाज साहब हैं, उनके आप देखते हैं कि अच्छे दिन शुरू हो गए। वह नेशनल असेंबली की 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। सेना भी हर संभव प्रयास करेगी कि उनकी पार्टी सरकार बनाने लायक सीटें ले आए। नेशनल असेंबली में 342 सीटें हैं, इनमें से 272 पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है और 60 सीटें महिलाओं और 10 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों का विवरण अनुपातिक प्रतिनिधित्व और चुनाव आयोग को प्रेषित अग्रिम सूची के आधार पर होता है। चूंकि पीटीआई आधिकारिक रूप से चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो फिर उसे आरक्षित सीटों में कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा। सिंध पीपी का मजबूत गढ़ है और वहां सत्ता हासिल करने में उसे खास परेशानी नहीं आएगी। वह पंजाब में PMLN को टक्कर देने की कोशिश में लगी है, लेकिन उसे शायद ही कामयाबी मिले। बलूचिस्तान भौगोलिक रूप से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन राजनीतिक रूप से उतना महत्वपूर्ण नहीं। क्या PMLN वहां अपना दमखम दिखा पाएगी? अगर चुनाव जनरल मुनीर की मंशा के अनुरूप होते हैं तो PMLN न केवल केंद्र में सरकार बनाने में भी सफल होगी, बल्कि पंजाब की सत्ता पर भी काबिज हो जाएगी। हालांकि नवाज शरीफ की सेहत पूरी तरह ध्वस्त नहीं है, और लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए तो वही पाकिस्तान की कमान संभालते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में प्रशासनिक कामकाज का व्यापक दारोमदार उनके भाई शहबाज शरीफ पर रहेगा, और जिनके सेना के साथ बहुत अच्छे संबंध भी हैं। वहीं अगर पीटीआई के समर्थक बड़ी संख्या में जीतकर आते हैं और भले ही सरकार बनाने में सफल ना भी हो, तो यह इमरान खान के लिए बड़ी नैतिक विजय होगी, और जिससे सेना पर भी दबाव बढ़ेगा। तब पाकिस्तान एक ऐसे समय भारी अनिश्चितता की ओर बढ़ेगा जब उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे, इनके द्वारा लिखा गया है, विवेक काटजू के द्वारा। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। अयोध्या के बाद आगे क्या, तो आप देखिए राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल यह प्रश्न किया था कि अयोध्या के बाद आगे क्या, बल्कि इसका उत्तर देते हुए यह भी कहा था कि हमें आज से इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। निस्संदेह ऐसा ही किया जाना चाहिए, लेकिन क्या काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मामलों को ओझल किया जा सकता है? ये दोनों मामले आप देखते हैं कि पहले से ही अदालत के समक्ष हैं, और 1991 के उस पूजा स्थल अधिनियम के बाद भी, जो यह कहता है कि धार्मिक स्थलों का चरित्र वैसा ही रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था। कई याचिकाओं के जरिए इस आधार पर इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है कि यदि यह तो न्याय मांगने के बुनियादी सिद्धांत का ही उल्लंघन करता है। इन याचिकाओं का निर्धारण होना शेष है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि यह अधिनियम यह जानने पर रोक नहीं लगाता है कि किसी धार्मिक स्थल का वास्तविक चरित्र क्या था, और इसी कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो सका और शाही ईदगाह मस्जिद का कराए जाने की पहल हो रही है। राम जन्मभूमि विवाद के समय मंदिर पक्ष की ओर से यह कहा गया था कि यदि अयोध्या, बनारसी, मथुरा की मस्जिदें उसे मिल जाती हैं तो वह उन अन्य स्थलों से अपना दावा छोड़ देगा जहां मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनाई गई हैं। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। अयोध्या में तो प्रमाण खोजने पड़े थे, और लेकिन इसके लिए तो किसी साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं है कि काशी और मथुरा में मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें खड़ी की गई। खुद औरंगजेब के दरबारी की किताब में यह लिखा है कि ऐसा किया गया है, और इस तथ्य को और सत्य को मस्जिद पक्ष भी जान रहा है, लेकिन अब वह तरह तरह के बहाने बना रहा है। संसद की ओर से पारित नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले अब पूजा स्थल अधिनियम का उल्लेख कर संविधान की दुहाई दे रहे हैं। ऐसा करने वाले मूर्ति भंजक औरंगजेब को दयालु शासक साबित करने में भी हास्यास्पद कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ वे अब अपने इस इस्लामी सिद्धांत से भी मुंह मोड़ रहे हैं कि झगड़े या किसी अन्य की इबादत वाली जगह पर बनाई गई मस्जिद में पढ़ी गई नमाज स्वीकार नहीं होती है। यदि यह इस्लामी सिद्धांत तनिक भी मूल महत्व रखता है तो फिर काशी और मथुरा में जबरन बनाई गई मस्जिदों पर नमाज पढ़ने की जिद क्या उचित है? यह तर्क बिल्कुल सही है कि जो औरंगजेब ने किया उसके लिए आज के मुसलमान जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते हैं, लेकिन यह तब दम तोड़ देता है जब इस बर्बर मुगल शासक के अत्याचारों को जायज ठहराने की कोशिश की जाती है, या फिर आप देखिए इस प्रश्न से मुंह चुराया जाता है कि आखिर ज्ञानवापी परिषद की दीवारों पर अंकित देवी देवताओं की प्रतिमाएं हिंदू धर्म में महत्व रखने वाले प्रतीक और संस्कृत के श्लोक क्या कह रहे हैं। आज यह कहना कठिन है कि काशी एवं मथुरा के मामले कब और किस तरह सुलझेंगे, लेकिन यह आसानी से कहा जा सकता है कि इन विवादों की अनदेखी कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। अच्छा यह होगा कि मस्जिद पक्ष की ओर से जो गलती अयोध्या मामले में की गई
और एक बड़ा अवसर गवा दिया गया, वह काशी एवं मथुरा के मामले में ना हो। इन मामलों को आपसी बातचीत से सुलझाने की आवश्यकता है। यह काम तभी हो सकता है जब मस्जिद पक्ष की ओर से सत्य को स्वीकार किया जाए और इसी के साथ उसकी इस आशंका का निवारण भी किया जाए कि आखिर काशी और मथुरा जैसे कितने मामले हैं। मंदिर पक्ष के लोग यह दावा करने में लगे हुए हैं कि ऐसे मंदिरों की संख्या सैकड़ों हजारों में है जिन्हें तोड़कर वहां मस्जिदें बनाई गई है, और इनसे इनकार नहीं है कि औरंगजेब जैसे शासकों ने बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ा और इसी कारण उत्तर भारत में कोई प्राचीन मंदिर मुश्किल से ही मिलता है। लेकिन उनकी संख्या को लेकर अलग अलग दावे हैं। कोई सैकड़ों में मंदिरों को गिना रहा है तो कोई हजारों में। यदि इन सैकड़ों हजारों दावों पर बल दिया गया तो फिर हमारे समक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से किया गया यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है। कई लोगों को यह प्रश्न रास नहीं आया था, लेकिन आखिर इस पर तो विचार करना ही होगा कि देश कब तक मंदिर मस्जिद विवाद में उलझा रहेगा। काशी और मथुरा जैसे मामले तो समझ आते हैं क्योंकि वे सदियों से आस्था के बड़े केंद्र होने के साथ देश की अस्मिता और उसकी संस्कृति सभ्यता से जुड़े हैं। लेकिन क्या अन्य सैकड़ों हजारों मंदिरों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है? क्या काशी और मथुरा के मंदिरों की तरह इन सैकड़ों हजारों मंदिरों के भग्नावशेष उनकी परिसरों में अनवरत पूजा पाठ होता चला आ रहा है? मंदिर पक्ष को मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों पर दावा इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि मस्जिद पक्ष अयोध्या पर राजी नहीं हुआ और काशी एवं मथुरा पर सुलह समझौते को लेकर सकारात्मक रवैया नहीं प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए अब हम इतने स्थानों पर दावा करेंगे निसंदेह काशी एवं मथुरा जैसे मामले सुलझने ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ मंदिर मस्जिद विवादों से बाहर निकलने की कोई राह भी खोजी जानी चाहिए। इसी में सबका हित है। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, इनके द्वारा लिखा गया, राजीव सचान के द्वारा। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा नीचे, ठीक है। भय पर विजय। भय मन का एक नकारात्मक भाव है और यह भाव मनुष्य की तर्क शक्ति को निष्प्रभावी बना देता है, साथ ही उसकी रचनात्मकता तथा कल्पना करने की शक्ति को भी कुंद कर देता है। भय की उत्पत्ति का तो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन फिर यह असुरक्षा एवं एकाकीपन से उत्पन्न अवसाद के कारण उत्पन्न होता है। निर्डरता से तो डर को भी डर लगता है। स्वामी विवेकानंद ने यथार्थ ही कहा, भय से ही दुख आते हैं और भय से ही मृत्यु होती है, भय से ही बुराइयां उत्पन्न होती हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ लिया करिएगा, पढ़ना हुआ करे तो। एक घातक अनदेखी। मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 10 से अधिक लोगों की मौत के साथ 50 से ज़्यादा लोग घायल तो हुए ही। आसपास के घरों को भी अच्छी खासी क्षति हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फैक्ट्री घरों के आसपास ही थी और किसी ने इसकी चिंता न की और हादसे की स्थिति में जान माल की क्षति कहीं अधिक हो सकती है। इस पर भी हैरानी नहीं है कि यह सामने आ रहा है कि फैक्ट्री में मनमाने तरीके से बारूद का भंडार किया जा रहा था। यह भंडार कितने बड़े पैमाने पर किया गया था, इसका पता इससे चलता है कि उसमें विस्फोट के कारण आधे घंटे तक धमाके होते रहे। इलाके में अफरा तफरी फैल गई और हादसे की गंभीरता का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि आसपास के कई शहरों में से अग्निशमन गाड़ियों को बुलाना पड़ा। इससे कोई संदेह नहीं रह जाता है कि भीषण हादसे का शिकार बनी पटाखा फैक्ट्री सुरक्षा मानकों की अनदेखी करके चलाई जा रही थी। यह अनदेखी इसके बाद भी हो रही थी कि कथित तौर पर फैक्ट्री का समय समय पर निरीक्षण किया जाता था। और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जब तक कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए हमारा ध्यान भी उस तरफ नहीं जाता है। अब बड़ी बड़ी बातें की जाएगी, ऐलान किए जाएंगे। कोई भी समझ सकता है कि फैक्ट्री के निरीक्षण के नाम पर खाना पूरी की जा रही होगी। संबंधित विभाग के अधिकारी कागज में यह दर्ज करके कर्तव्य की इतिश्री कर लेते होंगे कि फैक्ट्री तय मानकों के हिसाब से चलाई जा रही है। फैक्ट्रियां, होटल आदि के साथ सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा के मामले में अपने देश में ऐसा ही होता है। निरीक्षण के नाम पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी ही की जाती है। इसी कारण अपने देश में वैसे हादसे लगातार होते ही रहते हैं जैसा हरदा में हुआ है। इन हादसों में तमाम लोग मारे जाते हैं और शासन प्रशासन के साथ देश की भी बदनामी होती है, लेकिन कोई जरूरी सबक सीखने से इनकार किया जाता है। स्थिति यह है कि जांच और कार्रवाई के नाम पर भी लीपापोती होती है और जिम्मेदार लोग मुश्किल से ही जवाबदेह बनाए जाते हैं। एक ऐसे समय जब देश को विकसित बनाने की कोशिश हो रही है तब यह देखना दयनीय है कि इस पर निगाह नहीं जा रही हैं कि कार्यस्थलों, सड़कों, सार्वजनिक आयोजनों आदि में सुरक्षा के सामान्य नियमों की उपेक्षा ही अधिक होती है। जब देश के बड़े शहरों तक में ऐसा होता है तब यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि हरदा जैसे शहरों में क्या होता होगा। आखिर कब चेतेंगे हम और यह देखेंगे कि भारत से कहीं कम विकासशील देशों में सार्वजनिक सुरक्षा के नियमों का पालन कहीं अधिक संतोषजनक है। कम से कम अब तो यह समझा ही जाना चाहिए कि सार्वजनिक सुरक्षा के नियमों की अनदेखी देश की प्रगति में एक बड़ी बाधा है। ध्यान रहे कि अपने यहाँ जैसे सुरक्षा मानकों की उपेक्षा की जाती है वैसे ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की भी परवाह नहीं की जाती है। ये पशुओं के हमले की बात हो रही है।
हिमाचल प्रदेश में बेसहारा पशुओं की समस्या गंभीर होती जा रही है। कई क्षेत्रों में आप देखिए किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है और हर राज्य में लगभग प्रॉब्लम है, हिमाचल की बात नहीं है। चिंताजनक है कि इसमें हमलों से लोगों को जख्म भी मिल रहे हैं और इनके हमलों में कई लोगों की जान भी जा चुकी। कांगड़ा जिला के जवाली उपमंडल के तहत लुधियाड़ पंचायत में बुजुर्ग की बेसहारा बैल के हमले से मौत हो गई। शनिवार को बेसहारा बैल ने घर में बैठे बुजुर्गों पर हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद घायल को पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कुछ दिन पहले साहिबपुर विधानसभा क्षेत्र में चंबी खंड में भी बेसहारा पशुओं के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। और शनिवार रात को चामुंडा मंदिर के निकट बड़ोई में एक बेसहारा बैल के हमले में महिला घायल हो गई थी। और इससे पहले भी प्रदेश के कई कस्बों एवं गांव में बेसहारा पशुओं के हमले होते रहे हैं और इनमें भी लोगों को जख्म मिल चुके हैं। कुछ लोगों की मौत भी हुई है। सरकारी स्तर पर बेसहारा पशुओं की समस्या के हल की योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाती हैं। शहरों एवं कस्बों में बेसहारा पशुओं की झुंड आम देखे जा सकते हैं। इस समस्या के लिए लोग ही दोषी हैं। लोग पशुओं को तब तक रखते हैं जब तक कि उन्हें लाभ देते हैं और इसके बाद उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है। बेसहारा पशु सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बनते हैं। कई बार वाहनों की टक्कर से भी बेसहारा पशु भी घायल हो जाते हैं। पशुओं को खुला छोड़ने पर रोक है, पर पशुओं की टैगिंग भी की गई है। इसके बाद पशुओं को बेसहारा छोड़ा जा रहा है। सरकारी तंत्र को योजनाओं धरातल पर उतारने के प्रयासों में तेजी लानी चाहिए ताकि कोई पशु बेसहारा ना रहे और ना लोगों पर इनके हमले हो सकें और किसान खेती भी कर सकें। इस जलवायु संकट से मुकाबला तो झारखंड के सरायकेला खरसवा की 52 वर्षीय चामी मुर्मू को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। झारखंड की लेडी टार्जन कही जाने वाली इस आदिवासी महिला योद्धा ने 500 से अधिक गांवों में 28 लाख से भी अधिक पौधे लगाए हैं। साथ ही लगभग 3000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 30,000 महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को उन्नत भी बनाया। और सामान्य परिवार से संबंध रखने वाली चामी पिछले 3.5 दशक से पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के अभियान में तन्मयता से जुटी है। आज वह असंख्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन चुकी है। चामी जैसी पर्यावरण प्रहरियों का प्रयास यह बताता है कि जलवायु संकट का मुकाबला केवल सभा सम्मेलनों में हिस्सेदारी देकर बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं कतई मुमकिन नहीं है, बल्कि इसके लिए धरातल पर गुमनाम रहकर दृढ़ता के साथ काम करने की जरूरत है। वर्ष 1988 में चामी ने 11 महिलाओं के साथ अपने ही गांव में सहयोगी महिला नामक एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया था। इस संगठन के तहत आप देखेंगे सबसे पहले एक पौधशाला नर्सरी प्रारंभ किया। इसके बाद पौधारोपण का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ा। एक निम्न आय वर्गीय परिवार के संबंध रखने वाले और पितृ सत्तात्मक समाज में होने के कारण उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। उन्हें घर एवं समुदाय के लोगों द्वारा इस कार्य के लिए रोका भी गया। चामी को सबक सिखाने के लिए गांव के पुरुषों ने 1996 में उनके द्वारा लगाए गए 1 लाख से भी अधिक पौधों को नष्ट भी कर दिया था। हालांकि वह पीछे मुड़ने के बजाय उसे दृढ़ता से जुड़ी रहीं। वह अपना परिवार पर्यावरण को ही मानती हैं। पेड़ पौधे उनके घर के सदस्य की तरह हैं। वर्ष 2000 में इन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चामी उनके सहयोगियों द्वारा जल संचयन, जैविक कृषि, महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया जा रहा है। आज अपने साथ वह हजारों महिलाओं का नेटवर्क स्थापित करने में सक्षम हो पाई हैं और इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही वे अपने कार्यों को आगे बढ़ा पाने में कामयाब हुई हैं। समूह की सदस्य महिलाएं न सिर्फ पौधे लगाती हैं बल्कि उनकी देखभाल भी अपना दायित्व समझती हैं। बहरहाल चामी मुर्मू समेत देश के अनगिनत पर्यावरण योद्धाओं के साथ साथ आमजन को भी पर्यावरण संरक्षण के निमित्त अपने प्रयास जारी रखने होंगे। याद रहे कि जलवायु परिवर्तन से निपटना सतत एवं सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। देखिए यहीं से आप लोगों को पॉइंट मिलते हैं निबंध के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। अब देखिए महिलाओं पर आप लोग कुछ लिख रहे हैं तो इनका नाम उल्लेख कर सकते हैं वहाँ। ये भी कॉलम रहते हैं, ये भी देख लिया करिएगा, टिप्पणियाँ रहती हैं और इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो वहाँ जाकर आप लोग सर्च करके जुड़ जाइए और आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एजुकेशन सर्कल को, ठीक है, उस नाम से है। ये परीक्षाओं को कदाचार मुक्त करने का प्रयास। अभी आप देखिए लोकसभा से सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित हुआ है ना, तो उसी की बात हो रही है। इसे भी देख लीजिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग परीक्षा देकर बाहर नहीं निकल पाते थे, घर नहीं पहुंच पाते थे और आपको मालूम चलता था कि आपकी परीक्षा में धांधली हो गई, पेपर आउट हो गया। किसी भी प्रतियोगिता का उद्देश्य काबिलियत की परख करना होता है। पुराने जमाने में यह काम शासकों की सेनाओं में भर्ती के लिए किया जाता था। तब ऐसी परीक्षाओं का पैमाना शारीरिक सौष्ठव हुआ करता था। आधुनिक समय में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ाई लिखाई और दिमागी समझ इसका आधार बनी है। यह योग्यता तय करने की जिस परीक्षा की जरूरत होती है, अगर उसमें कदाचार यानी नकल और पर्चा लीक से जैसे
घुन लग जाए तो क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिससे से निजात पाने की हर कोशिश पिछले 1-1.5 दशक में नाकाम साबित होती रही है। और ख़ासतौर से पेपर लीक और नकल कराने के मामलों में संगठित गिरोह की घुसपैठ ने हालात बद से बदतर ही किए हैं। अब इसका एक पक्का इलाज मिलने जा रहा है और हर राज्य में आप लोगों को देखने को मिलता है। सख्ती का उद्देश्य। इसके लिए केंद्र सरकार ने संसद में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 बिल पेश किया है। लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के पश्चात इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इस विधेयक में नकल और पर्चा लीक आदि परीक्षा से जुड़े कदाचार के मामले में 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और 10 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। और सभी तरह की सरकारी परीक्षाओं में किसी भी किस्म की गड़बड़ी करने वालों पर पूरी तरह लगाम लगाने के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक का मकसद देश के योग्य और प्रतिभावान युवाओं के साथ संगठित गिरोह की हरकतों के कारण हो रही ज्यादती पर रोक लगाना भी है। और हालांकि तमाम भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधलियों की रोकथाम के लिए कुछ राज्यों ने सख्ती की है। पेपर लीक जैसे मामलों में शामिल लोगों पर रसूखा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई भी की गई है, लेकिन समय समय पर आ रही कदाचार की घटनाओं से साबित हुआ है कि भर्ती परीक्षाओं में अवैध तरीकों से नया पार लगाने की कोशिश निरंतर जारी है। इसकी बड़ी वजह ऐसी धांधलियों की वजह होने वाली बेहिसाब कमाई है, जिस कारण ऐसे काम संगठित गिरोह बनाकर अंजाम दिए जा रहे हैं। उम्मीदवारों की हताशा। तो जब कभी प्रतियोगी या प्रवेश परीक्षाओं में कदाचार की बात उठती है तो तब सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवारों की हताशा का आता है। और अहम प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रतिष्ठित कोर्सों की प्रवेश परीक्षाओं के पर्चे अगर पहले ही लीक हो जाएं, भर्ती में पैसे लेकर धांधली की जाए या साठगांठ कर नकल कराते हुए परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण करा लिया जाए, तब सबसे ज़्यादा कष्ट उन मेहनत कर परीक्षार्थियों को होता है जो अपनी प्रतिभा के बल पर किसी भी परीक्षा में अपनी योग्यता साबित करने का प्रयास करते हैं। पेपर लीक के चंद खोखले छात्रों को फायदा जरूर होता है, लेकिन ये घटनाएं अन्य हजारों उम्मीदवारों और छात्रों के लिए बेहद कष्टकर होती हैं। कदाचार का यह एक अनवरत सिलसिला परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए दोबारा तैयारी करने से लेकर आने जाने और तमाम खर्चों को वहन करने का ही विकल्प छोड़ता है, और जिसकी भरपाई की कोई ठोस कोशिश हमारे देश में किसी सरकार ने नहीं की है। कभी कभार कुछ राज्यों की सरकारों ने ऐसे मामले सामने आने पर परीक्षा की फीस दोबारा भरने से छूट जरूर दी है। अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में वापसी की मुफ्त यात्रा का विकल्प दिया, लेकिन इन हादसों से लगे घाव पर ऐसे मरहम ज्यादा राहत नहीं देते हैं। ये घटनाएं लाखों बेरोजगारों को अत्यधिक आक्रोश से भर देती हैं। हालांकि योग्य छात्र उम्मीदवारों को यह बर्दाश्त नहीं है कि सिस्टम की खामियों का नतीजा वे भुगतें, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर नहीं होंगी, ऐसा आश्वासन कहीं से नहीं मिलता है। समस्या की जड़ और कहीं और। तो आप देखिए, असल में पिछले 1 दशक में पर्चे लीक होने की घटनाओं का सिलसिला इतना बड़ा कि शायद ही कोई प्रतिष्ठित परीक्षा इसकी चपेट में आने से बच पाई हो। और शिक्षक भर्ती के अलावा यूपी पीसीएस और यूपी कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, यूपी सीपीएमटी और एसएससी ओएनजीसी और रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर हाल के कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर लीक हुए। यह भी संभव है कि जो मामले उजागर नहीं हुए वहाँ ऐसे चोर रास्तों से शायद सैकड़ों लोग नौकरी या प्रतिष्ठित कोर्सों में दाखिला भी पा गए हों। चूंकि ये हादसे लाख इंतजामों और इनके गिरोहों के भंडाफोड़ और धरपकड़ के बाद भी थमे नहीं है। इसके लिए एक बड़ा सवाल यह है कि इस समस्या की जड़ कहीं और तो नहीं है। पेपर लीक कांडों का नहीं रोक पाना साबित करता है कि योग्यता का मापदंड तय करने वाली परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था पूरी तरह लुंज पुंज हो गई है। सरकारी व्यवस्था पर्चा लीक वाली घटनाओं को बहुत हल्के में लेती रही है, इसलिए यह मर्ज लाइजायज बनता चला गया। और यही कारण है कि जिन परीक्षाओं को हर योग्यता का मानक बनाया गया, वे परीक्षाएं ही बेईमानी प्रतीत होने लगी हैं। इच्छा शक्ति से मिलेगा समाधान। तंत्र की नाकामी और अधिकारियों की सुस्ती एवं पर्चा लीक कराने वाले अपराधियों पर कोई अंकुश लगाना नामुमकिन नहीं है, बशर्ते सरकारें और संबंधित विभाग ऐसा करना चाहें। इस समस्या का एक पहलू बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों की बढ़ती चाहत से भी जुड़ा है। ऐसी ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ 100 या 1000 पदों के लिए आवेदकों की संख्या लाखों में होती है। शिक्षक भर्ती जैसी नौकरियों के लिए योग्यता हासिल करने वाले टीईटी और सीटीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं तो एक कदम आगे बढ़ गई हैं। ये परीक्षाएं न तो कोई शैक्षणिक योग्यता प्रदान करती हैं और न ही नौकरी दिलाती हैं, लेकिन नौकरी के लिए योग्य होने की ऐसी सीढ़ी बन गई है जिसके माध्यम से नौकरी का कोरा आश्वासन ही मिलता है। और आप देखिए, फिर भी आलम यह है कि इनके आवेदकों की संख्या लाखों में होती है। और इसी तरह अन्य सरकारी नौकरियों और मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाओं में तो दसियों लाख परीक्षार्थियों का शामिल होता है। अब आम हो गया है, मांग ज़्यादा और आपूर्ति कम होने की इन्हीं वजहों से सिस्टम पर भ्रष्टाचार, अवैध हथकंडों की भूमिका बढ़ गई है। दूसरी तरफ समाज का एक खतरनाक रवैया भी सामने आया,
जिसमें आप देखिए लोग अपने बच्चों को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाली सरकारी नौकरी आदि की तरफ ठेलना चाहते हैं, और इस मामले में वे यदि वैध तरीकों से सफल नहीं हो पाते तो इसके गैर कानूनी रास्तों को आजमाते हैं। और ऐसे ही लोगों में बहुत से ऐसे हैं जो डोनेशन देकर अच्छे संस्थानों की सीटें अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं। यही वे लोग हैं जो किसी भी प्रवेश या भर्ती परीक्षा का पर्चा हासिल करने के हथकंडों को आजमाने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से उन लाखों युवाओं की मेहनत और प्रतिभा व्यर्थ हो जाती है जो अपनी काबिलियत के बल पर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। हालांकि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के प्रारूप और सुझाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि ईमानदार और युवाओं की राय रोकने वाले भ्रष्ट तंत्र पर पहरा बैठाना और संगठित गिरोह के रूप में नकल आदि कदाचार को बढ़ावा देने वाली लोगों पर लगाम लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यह काम राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ कड़े कानून बनाने और उस पर अमल सुनिश्चित करने से हो सकता है। और यहाँ यह समझने की ज़रूरत है कि परीक्षा को ऑनलाइन कर देने या पर्चों को परीक्षा से पहले लॉकरों में बंद कर देने भर से इंसान के अवगुणों पर पहरा नहीं बैठ जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि दोषियों की धरपकड़ हो और उन्हें सख्त सजा दी जाए। उम्मीद है परीक्षाओं में कदाचार को रोकने संबंधी ताज़ा कानूनी पहल सिस्टम के दोषों को दूर करेगी और बेरोजगारी पूरी तरह त्रस्त इस देश को और इसके योग्य प्रतिभावान युवाओं के सपनों को आकार देने संबंधी माहौल का सृजन भी करेगी। अब देखते हैं, लागू होने दीजिए। और प्रस्तावित विधेयक के उपयोगी सुझाव। तो पिछले कुछ दशकों में देश में पेपर लीक और नकल जैसी नैतिक पतन के मामले काफ़ी देखे जा रहे हैं, और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अरसे से हमारे शिक्षाविद जिस नैतिक शिक्षा की बात देश में करते रहे हैं उसे अपनाने की दिशा में कोई काम हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि शिक्षा को सिर्फ रोजगार से जोड़कर ना देखा जाए बल्कि उसे समाज से भी जोड़ा जाए। लेकिन ऐसी सकारात्मक स्थिति आने तक भी कानूनी उपाय करने ही होंगे जिनके सुझाव प्रस्तावित परीक्षा विधेयक में दिए गए हैं। और इसमें उल्लेखनीय सुझाव यह है कि उन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए जो तय अभ्यर्थी के स्थान पर किसी और को परीक्षा दिलाने, पर्चा हल कराने में मदद करते हैं, परीक्षा केंद्रों के अलावा कहीं और परीक्षा आयोजित करने या परीक्षा से जुड़ी धोखेबाजी की जानकारी नहीं देने जैसे कार्य करते हैं, परीक्षा तंत्र पर पैसे अथवा किसी अन्य लाभ के लिए दबाव डालते हैं। इस विधेयक में उन व्यक्तियों और संगठित समूहों या संस्थानों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई के प्राविधान किए गए जो परीक्षा प्रणाली पर विभिन्न अनुचित साधनों के जरिए दबाव डालने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा विधेयक में दंड की मात्रा भी बढ़ाई गई है। जैसे आप देखिए, मौजूदा समय में पेपर लीक करने के लिए 3 लाख से 5 लाख जुर्माना और 1 से 3 साल की सजा या दोनों का प्रावधान। लेकिन नया कानून बनने पर इस अपराध में जुर्माना 1 करोड़ रुपये और सजा 10 साल तक की हो सकती है। यही नहीं, अगर कोई सर्विस प्रदाता संगठन खुद इस तरह के अवैध तरीके में शामिल होता है तो उसे 4 साल की परीक्षा आयोजित कराने से वंचित किया जाएगा और साथ ही उस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। देखते हैं कितना लागू होता है, कितना प्रभाव रहता है। खरी खरी जब नेताजी का ईडी से हुआ सामना, तंज कसा जाता है। भाजपा के मातृ शक्ति बंधन से दुविधा में कांग्रेस। महिलाएं अच्छा साथ भी दे रही हैं कांग्रेस का, ये भी आप जानते हैं। बंद हो विदेश जाने का अवैध मार्ग। हरियाणा के जिंद जिले में एक गांव है धतरत। उस गांव में एक दुकान ऐसी है जिस पर पूरे साल पटाखे मिलते हैं। धनतब गांव के एक साथ आसपास के गांव का कोई भी युवक जब सुरक्षित तरीके से विदेश पहुंच जाता है तो उस दुकान पर पटाखों की अच्छी खासी बिक्री होती है। और अवैध आपने देखा होगा, एक मूवी भी आई थी डंकी मार्ग, तो भी चलिए इसे पढ़ना हो तो टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण आपके एडिटोरियल्स थे आज के। अब आपका कोई सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।